हेलो एवरीवन और टुडेज टॉपिक इज नेशनल इनकम। हमारा आज का टॉपिक नेशनल इनकम है। लेट्स स्टार्ट। So first one is national income. What is national income? National income measures the total value of goods and service produced within the economy during the course of year. तो नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, मतलब हमारे एक साल में यानी एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी टोटल वैल्यू की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की गई है एक कंट्री के अंदर, देश के अंदर। उसे मेजर करने का जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। The labor and capital of the country acting upon its natural resource produce annually a certain amount of net aggregate of commodities, material and immaterial including सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड। तो ये जो प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या है? लेबर और कैपिटल है किसी भी कंट्री की, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने में एक्ट कर रहे हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ भी हमारी कमोडिटीज तैयार कर रहे हैं, जो कि मटेरियल हुआ या इमैटेरियल इंक्लूडेड हुआ। तो जितनी भी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक काइंड की, उस सारी सर्विसेज को, सारे जो प्रोडक्शन है उससे जो प्रॉफिट आया है, वो सारी जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जिसमें हमारी कमोडिटीज भी आती है, मटेरियल भी आते हैं और इमैटेरियल थिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। अब जो हमारे देश में इनकम होती है वो किस तरीके से फ्लो होती है, यानी किसको किस तरीके से इनकम रिसीव होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश में दो तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, नेक्स्ट वन इज फर्म्स। फर्म्स जहाँ पे जो चीजें हैं प्रोड्यूस होती हैं, हमारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है या प्रोसेसिंग किया जाता है। और इसके अलावा हाउस होल्ड से हम लोगों को लेबर मिल सकते हैं, या फिर वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों उस फर्म में सारे मटेरियल्स को कंप्लीट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब फर्म को हाउस होल्ड से क्या-क्या मिल सकता है? फर्म को जो हमारे हाउस होल्ड है उससे लेबर मिल सकती है, उससे जो है ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है, सर्विसेज़ प्रोवाइड हो सकती हैं, ये सब। इसके अलावा जो हाउस होल्ड है वो किसी फर्म से क्या ले सकता है? जैसे कि हाउस होल्ड है यानी जो लोग हैं वो फर्म से क्या ले सकते हैं? वेजेस ले सकते हैं, रेंट ले सकते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ले सकते हैं, जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। जो उसके नीचे नीचे की साइड जो कि हमारा एक फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है इन द इक्विलिब्रियम वाई, वाई मीन्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कि फैक्टर पेमेंट्स कहलाते हैं। तो फैक्टर पेमेंट्स को वाई कहेंगे, तो वाई इज़ इक्वल्स टू सीएस। अब सी और एस क्या होता है? सी क्या होता है? हमारा हाउसहोल्ड से जो हमारे फर्म को कंज़प्शन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है। वो सारा जो कंज़प्शन एक्सपेंडिचर है उसे हम सी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एस, एस क्या होता है? जो हमारे हाउसहोल्ड हो गए उससे फाइनेंशियल मार्केट, अब जो हम लोग हो गए, हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं अगर, तो उससे कुछ अर्न कर रहे हैं, तो जो अर्निंग कर रहे हैं हम लोग वो अर्निंग अपने पास तो नहीं रखते ना सारी, हम लोग का क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो एस मीन्स सेविंग, सेव कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट मतलब स्टॉक भी हो सकते हैं, हमारे बैंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे एफडीज़ हो सकती है, बैंक में जितने भी काम होते हैं हमारे, तो जितने भी पैसा होता है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा फ़ॉर्मूले में आगे क्या है, इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस आई का मीनिंग क्या हुआ? सी मतलब कंज़प्शन एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, और आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, घर से यानी जितने भी देश के हाउसहोल्ड हो गए, उससे तो मनी लेते हैं, और उस मनी को वो लोग क्या करते हैं, एक अपने पास इन्वेस्ट करवाते हैं, और उस मनी को क्या करते हैं, अदर फर्म यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट लिया जाता है, वो उनका प्रॉफिट उसमें से इंटरेस्ट लेते हैं। यानी वो प्रॉफिट उनका होता है फाइनेंशियल मार्केट वालों का। तो यानी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो भी अपने पास सारा पैसा नहीं रखते। ये भी आगे फर्म या इंडस्ट्री या बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी हमारा थोड़ा बहुत पैसे होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बिग अमाउंट उनकी क्रिएट हो जाती है, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब सी प्लस आई का मीनिंग तो समझ आ गया, इज़ इक्वल टू ई। अब ई क्या है इसमें? ई हमारा हो गया अदर एक्सपेंडिचर एंड ओ। ओ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज़। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज़ फर्म जो है वो हाउसहोल्ड को प्रोवाइड कर रही है। यानी इतना सब होने के बाद हमारा जो फर्म है वो हमें क्या दे रही है? गुड्स बना के दे रही है हाउसहोल्ड को, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा पूरा फ़ॉर्मूला, और जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब नेशनल इनकम को हम अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है
जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी इज द एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी क्या हो गया? एक एग्रीगेट मनी या वैल्यू हो गई। मनी वैल्यू हो गई किसकी? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी फाइनल वैल्यू हो गई जो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स हमारे देश की सीमा के अंदर जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर उसको हम सारा जीडीपी कह सकते हैं। यानी एक साल में एक देश के अंदर जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पूरी अमाउंट को जीडीपी कहेंगे। जीडीपी के अंदर क्या-क्या आता है? उसका फ़ॉर्मूला है जीडीपी इज़ इक्वल्स टू कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कंज़म्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट तीनों तरह के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारा जीडीपी निकलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स it refers to the market value of all final goods and services turned out into the in an economy during the given period of time आफ्टर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या फ़र्क है? जब हम सारे एक देश में 1 साल के अंदर जितनी भी हम गुड्स और सर्विसेज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो गुड्स और सर्विसेज़ होगी, उसमें से हम डेप्रिसिएशन के चार्जेज़ को माइनस कर दें, यानी डेप्रिसिएशन को हटा दें, तो हमारा जो जीडीपी है वो एनडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फ़ॉर्मूला बता रखा है एनडीपी इज़ इक्वल्स टू जीडीपी माइनस depreciation charges. Now next one is GNP. GNP means gross national product. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आ गया? बीच में नेशनल ऐड हो गया तो इसके अंडर क्या आ गया? जीएनपी इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर इट्स टाइम। तो जीएनपी क्या होता है? सारी मार्केट वैल्यूज़ के यानी टोटल गुड्स और सर्विसेज़ एक कंट्री में 1 साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज़ प्रोड्यूस हुई हैं, उसका टोटल मार्केट वैल्यू हमारा जीएनपी कहलाता है। अब जीएनपी के अंडर क्या आ गया हमारा? जीडीपी तो आता ही है। जीडीपी का हमने क्या फ़ॉर्मूला बताया था? कंज़प्शन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कंज़प्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि जीडीपी होता है। तो जीडीपी में से हम अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दें, यानी हमारा इसमें जीएनपी और जीडीपी में क्या फ़र्क है? जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कह रहे थे, यानी देश के अंदर कह रहे थे कि उसी देश के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन जीएनपी में इसमें देश का कोई भी नाम नहीं है। उन्होंने कहा है कहीं भी गुड्स और सर्विसेज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री के लोग कर रहे हैं तो ये जो हमारा हो गया जीएनपी हो गया। जैसे कि जीडीपी प्लस जिसमें एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट, इससे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जो प्रॉफ़िट होता है ना, यानी हमारे देश के अंदर जितनी बन रही है वो तो है ही, लेकिन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जो भी हम प्रॉफ़िट कम अर्न कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो एक्स मीन्स एक्सपोर्ट जितना हमने इनकम अर्न्ड की है बाय द नेशनल अब्रॉड से, और एम मीन्स इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन द गिवन कंट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज एनएनपी। एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा? नेट एनएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज। नेट आउटपुट होता है हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो कि एक कंट्री में एक रिलेवेंट टाइम यानी किसी एक पर्टिकुलर ईयर के बीच में या टाइम पीरियड के बीच में प्रोड्यूस हुई हो, जिसमें एनएनपी का फॉर्मूला होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर सकते हैं। और एनएनपी का दूसरा फॉर्मूला होता है एनडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एनएनपी गिव द आइडिया नेट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। एनएनपी एक आइडिया देती है कि हमारी पूरी कंट्री के प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है। Now NI. NI means net income at factor cost. NI at factor cost refers to all income earned by the resource owner. NI at factor cost का मतलब होता है जितनी भी इनकम एक रिसोर्स ओनर के द्वारा अर्न की गई है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज, जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। एनआई बराबर क्या होता है? एनआई इज इक्वल्स टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, जिसमें एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाता है और सब्सिडीज को ऐड किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट थ्रो द लाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन साइड्स ऑफ नेशनल आउटपुट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? नेशनल यानी हमारे देश में कितना आउटपुट हुआ है उस चीज पे लाइट थ्रो करता है, यानी पता चलता है।
नाउ नेक्स्ट टर्म इज पीआई। पीआई मीन्स पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? पीआई इज द सम ऑफ ऑल इनकम all received by the individual and household in during 1 year। तो पीआई क्या होता है? सारी इनकम का सम जो भी उनके द्वारा रिसीव किया गया है बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के द्वारा और हाउस होल्ड के द्वारा एक साल के अंदर। यानी हमने जितनी भी इनकम रिसीव की है पूरे ही साल में, वो सारा हमारा पर्सनल इनकम होता है। पीआई बराबर एनआई। पीआई में एनआई यानी नेट इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस होता है, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, जो कि पीआई निकालने का फॉर्मूला होता है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू नो द पोटेंशियल परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल एंड हाउस होल्ड एंड द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इन द सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई किया जाता है? ये कॉन्सेप्ट ये बताने के लिए अप्लाई किया जाता है कि किसी भी पीपल की, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर, पोटेंशियल परचेजिंग पावर कितनी है, यानी वो कितना परचेज कर सकते हैं, एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इन द सोसाइटी, और जितने भी हमारे सोसाइटी में कंज्यूमर होते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मीन्स डीपीआई। डीपीआई इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का ही पार्ट है विच इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, जो कि पर्सनल डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करने के बाद रह गया था। डीपीआई इज इक्वल्स टू पीआई यानी पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, जिसमें से पर्सनल डायरेक्ट टैक्स जो कि हमारे पर्सनल इनकम में इंक्लूड हो गया था, डीपीआई निकालते समय उसे माइनस करना होगा। डीपीआई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इसका सेकंड फॉर्मूला है कंजप्शन में सेविंग को ऐड किया जाए। दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट द परचेजिंग पावर इन हैंड ऑफ द पीपल एंड देयर एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड। तो जो पर्सनल इनकम था वो तो लिविंग स्टैंडर्ड को जानने के लिए था, परचेजिंग पावर को, लेकिन इसमें परचेजिंग पावर इन हैंड जानना है लोगों का, और उनका एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड कि किस तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। नाउ देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। थ्री मेथड्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फर्स्ट वन इज नो द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए और अचीवमेंट्स को जांचने के लिए हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिकेट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज नो वेदर अ कंट्री इज ग्रोइंग, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग, ये भी जानने के लिए कि कंट्री ग्रो कर रही है हमारी, हमारी कंट्री जो स्टैग्नेंट है, या फिर हमारी कंट्री डिक्लाइन कर रही है। डिक्लाइन मतलब हमारी कंट्री नीचे जा रही है अदर कंट्रीज के मुकाबले। तो नेशनल इनकम से हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है या कितना नीचे जा रही है। नेक्स्ट वन इज शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वेरियस सेक्टर्स टू एनआई। जितने भी नेशनल इनकम में जितने भी वेरियस सेक्टर्स ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया, यानी प्राइमरी सेक्टर से हमें कितनी इनकम मिली है, सेकेंडरी से कितनी मिली है, टर्शरी से कितनी मिली है, तो अलग अलग सेक्टर की इनकम हम पता कर सकते हैं। नो द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और हमें ये भी पता चलता है कि मनी की परचेजिंग पावर कितनी है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मेजर की जाती है? सो फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंजप्शन कितनी है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री सेव कितना कर रही है, इसके अलावा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हो रहा है, ये भी अलग अलग तरीके से हमें पता चलता है। नो रिलेटिव रोल्स प्ले बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कितना है हमारी नेशनल इनकम में, यानी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। Next one is help central government to decide amount of grant in aid to different state government। और इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें अदर अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कितनी हेल्प प्रोवाइड करनी है, कितनी एड प्रोवाइड करनी है। यानी जो सेक्टर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा होगा, उन्हें ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, जिससे कि वो और ज़्यादा बेनिफिट कमा अर्न कर पाएँ। और जो सेक्टर उन्हें लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है, तो उन्हें सपोर्ट दे सकें। इसके अलावा वैल्यूएबल गाइड टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी। जितनी भी हमारी नेशनल इनकम है उसे मेज़र करने से ये भी पता चलता है कि हम किस तरीके से इकोनॉमी पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाए, यानी किस सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट करे, किस सेक्टर को कम सपोर्ट करे, किस सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, ये सब। रिवील
साइक्लिक बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एंड ऑल्सो हेल्प इन फोरकास्टिंग। जितने भी साइक्लिक बिहेवियर है इकोनॉमी के, उसको भी रिवील करता है ये, और जितने भी हमारी फोरकास्टिंग है उसको भी बताता है कि आगे इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना चाहिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए। नाउ चैलेंजेस इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? तो नेशनल इनकम मेजर करने में सबसे पहले तो थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज होती है कि जो थियोरेटिकल सारी चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर पाते, या कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ टर्म नेशन इन नेशनल इनकम। जो नेशन है वो टर्म बहुत ज़्यादा जो डेफिनेशन में दे रखा है उससे डिफिकल्टीज होती है। इसके अलावा चॉइस ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करते हुए सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होती है कौन सा मेथड को चूज किया जाए। नेक्स्ट वन इज ओनली गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड। अब नेशनल इनकम में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं, अदर जो चीजें हैं, जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब स्टेज एट विच नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड, और किस स्टेज पर हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें। नाउ सेकंड टाइप ऑफ चैलेंज इज प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। तो प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो नो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए जो डेटा होता है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ट्रेन पर्सनल। जितने भी ट्रेन लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जो कि नेशनल इनकम को एक्यूरेटली मेजर कर पाए। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। हमारे देश में जो रिकॉर्ड है उसकी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऑफलाइन रिकॉर्ड ज़्यादा मेजर किए जाते थे, ज़्यादा मेंटेन किए जाते थे। इस तरीके से जो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड है उस वजह से भी नेशनल इनकम ढंग से कैलकुलेट नहीं की जाती। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। तो जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर हैं वो हमारे देश में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जितने भी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होते हैं उनकी भी एब्सेंस देखी जाती है। प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज के अंदर कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम में मेजर करते समय डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की जाती है, कि कोई जो इनकम है वो हम कई बार काउंट कर देते हैं, यानी रॉ मटेरियल में भी उसमें इनकम में मेजर कर दिया जाता है, जो फिनिश गुड्स होता है उसमें भी, या प्रोसेसिंग में भी। तो इस टाइप की डबल काउंटिंग को बहुत ही ध्यान से एस्टिमेट करना पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इल्लीगल अर्निंग। जितनी भी इल्लीगल अर्निंग है वो भी देश में होती हैं, जो कि नेशनल इनकम मेजर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, जिसकी वजह से। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। जितनी भी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है वो भी एग्जिस्ट होती हैं, जिस वजह से नेशनल इनकम मेजर करने में चैलेंजेस फेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज कवरेज ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जितनी भी हमारी कमोडिटीज और सर्विसेज होती हैं, इस वजह से भी नेशनल इनकम मेजर करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं।